नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक 2023 कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यह चैप्टर वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से टोटल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 3 रहेगी और 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 1। इस तरह से टोटल 5 अंक के प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2023 में इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इसका पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए, जिसके पहले पार्ट में कहा गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने स्कूल में इस चैप्टर को पढ़ा होगा। इस चैप्टर में इस प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहा जाता है, अर्थात यह आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से यह कथन जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ नंबर, जिसमें आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय हम लिख देंगे। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न 2 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तब कोण B का मान होगा। इसमें हमें यह मापें दी हुई हैं किसी त्रिभुज की भुजाओं की, तो हमें यहाँ पर कोण B का मान ज्ञात करना होगा। तो स्टूडेंट, हमने इसको समझने के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है। अब हम इसमें इसको किस तरह से फाइंड करेंगे कि कोण B का मान क्या होगा, जबकि इसके ऑप्शन में दिया गया है 120, 60, 90 और 45 डिग्री, यह कोणों की माप दी गई है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे। तो बड़ी भुजा जो सबसे अधिक माप वाली भुजा दी हुई है वह क्या दी हुई है, AC 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 का जब वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा। और इसके अलावा हम अन्य दो भुजाएं जो छोटी भुजाएं हैं यानी कम माप वाली भुजाएं, उनका भी वर्ग करके देखेंगे इस बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6√3 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर 6√3 इसका जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और साथ में √3 का वर्ग भी हो जाएगा 3, क्योंकि रूट के ऊपर जब वर्ग होता है तो रूट और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका गुणा। तो अब हम यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 3×6 = 18 और 3×3 = 9 और 1 10, 108 आ जाएगा। इसके बाद अब हम इसमें जो एक और अन्य छोटी भुजा है इसके वर्ग को भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 6 का वर्ग यानी इस वाले का वर्ग जोड़ेंगे तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। तो इसमें 36 जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 और 8 14 और 3 और इधर एक हासिल आएगी थी 14 की, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1 पहले से है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, इस छोटी भुजा और इस छोटी भुजा इनके वर्गों को आपस में जोड़ दिया तो कितना आया, 144। और यह दोनों भुजाओं के वर्गों का योग अकेली जो यह बड़ी भुजा थी इसके वर्ग के बराबर आ गई है। इसका मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कब होती है, जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो जो बड़ी भुजा होती है सबसे, उसके सम्मुख कोण जो होता है वह 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर AC बड़ी भुजा दी हुई थी, AC के जो सम्मुख कोण होगा वह कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर कोण B का मान ही पूछा गया था, तो कोण B का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वह कौन सा है, सा नंबर सही हो जाएगा, 90 डिग्री। स्टूडेंट, प्रश्न 1 के तीसरे पार्ट में कहा गया है किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर AB है तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब DA ज्ञात कीजिए। मतलब DA होगा, इसमें हमें DA ज्ञात करना है। तो इस
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक यहाँ पर चित्र बना लिया है, एक आकृति बना ली है जैसा इसमें दिया हुआ था उसी के अनुसार। जैसे इसमें दिया हुआ था DE समांतर है AB के, तो हमने यह DE समांतर AB यह एक चित्र बना लिया इस तरह से। और इसके अलावा इसमें दिया हुआ था CD यानी DC बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर BE या EB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था। हमें AD ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने इसके पहले प्रश्न में भी एक प्रमेय का कथन हमने पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो यहाँ पर यही प्रमेय यानी आधारभूत अनुपातकता प्रमेय अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, इन दो भुजाओं को अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद भी करती है यह रेखा। तो यह रेखा क्या करेगी, इन जो दो भुजाएं बची हुई हैं इनको समान अनुपात में विभाजित कर देगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हो जाएगा CD बटे हो जाएगा DA या AD कुछ भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम DA लिखते हैं और बराबर में रहेगा CE बटे में हो जाएगा EB। मतलब यह समानुपात में विभाजित हो जाएगी इस रेखा के द्वारा यह दो भुजाएं। तो चलिए अब हम इसी के आधार पर इस क्वेश्चन में हम AD का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है CD बटे DA, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CD बटे DA। तो यहाँ पर CD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 बटे लिखेंगे DA। तो DA का मान हमें पता नहीं है, AD या DA एक ही बात है, तो हम यहाँ पर AD लिख लेते हैं। बराबर यहाँ हो जाएगा EC या फिर CE। तो यहाँ पर CE का मान देखते हैं, तो CE का मान है 4, तो 4 सेंटीमीटर है तो 4 लिखेंगे। और BE का मान दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, त्रिया गुणा करेंगे। तो 6 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 त्रिका 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और इस तरफ हो जाएगा AD का गुणा 4 में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 AD। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4 को 18 के बटे में लाएंगे तो यहाँ पर AD बचेगा अलग। तो यहाँ पर हो जाएगा AD बराबर 18 और बटे में आ जाएगा 4। 4 का भाग इस 18 में देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 का इसमें 18 में देंगे तो 4 चौको 16, यहाँ पर 4 बार में 16 आ जाएगा। इसके बाद कितना बच जाएगा, 16, यहाँ पर 2 बच जाएगा क्योंकि 18 है, 16 से 2 अधिक है तो 2 बच जाएगा। तो 2 के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगाकर इसमें 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब 4 पंचे 20, यह 20 5 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर किसका मान होगा, यहाँ पर AD का मान हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम AD का मान ज्ञात करेंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के आधार पर। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सा नंबर 4.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, इसके चौथे पार्ट में कहा गया है यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। हमें इसमें पहली भुजा का सम्मुख कोण बताना है कब, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न में यह कहा गया है कि एक भुजा का वर्ग मतलब AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। मतलब अन्य दो भुजाएं कौन सी बची, एक तो AB बची AC के अलावा, AB बची और BC बची। इन दोनों भुजाओं का यदि वर्ग कर दें तो और इस अकेली भुजा का वर्ग कर दें तो यह भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो यदि, तब हमें बताना है कि जो यह भुजा है इसका जो सामने वाला कोण है वह कितने डिग्री का होगा। तो स्टूडेंट, यह पाइथागोरस प्रमेय का कथन है और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है। तो इसमें जो सबसे पहली वाली भुजा थी यानी जो सबसे बड़ी भुजा थी उसका वर्ग यदि, तो स्टूडेंट जो इसकी पहली भुजा थी तो पहली भुजा का समकोण 90 डिग्री
हो जाएगा, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। तो स्टूडेंट इसका आ नंबर यानी सही हो जाएगा 90 डिग्री। स्टूडेंट्स अब इसके 5वें पार्ट में कहा गया है किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, AD बराबर x है, DB बराबर x-2 है और AE बराबर x+2 तथा EC बराबर x-1 है, तब x का मान होगा। तो हमें यहाँ पर x का मान बताना है। हमने जो जानकारी दी हुई थी उसके अनुसार एक यहाँ पर आकृति बना ली है और हमने यहाँ पर उनको दर्शा दिया है, उनकी मापों को। यहाँ पर DE समांतर दिया हुआ था BC के, तो यहाँ पर हम प्रश्न 3 की तरह इसको भी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है DE समांतर BC, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के अनुसार AD बटे हो जाएगा DB और बराबर में हो जाएगा AE बटे EC। तो इसको हम इसके आधार पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर AD बटे BC, यहाँ पर AD बटे BD लिखेंगे। तो यहाँ पर AD दिया हुआ है x बटे BD दिया हुआ है x-2 और बराबर में हो जाएगा इधर हो जाएगा AE मतलब दिया हुआ है x+2 और यहाँ पर हो जाएगा बटे में x-1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका त्रिया गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर x का गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर x का गुणा x में होगा तो x² और x का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -x। बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा दोनों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x-2 और यहाँ पर x+2। तो यहाँ पर a + b a-b वाली सर्वसम का यूज करके हम लिखेंगे a वर्ग और फिर लिखेंगे -b वर्ग। तो यहाँ पर a का वर्ग मतलब x का वर्ग हो जाएगा x वर्ग और -b वर्ग मतलब हो जाएगा 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x वर्ग इस तरफ और x वर्ग इस तरफ है, तो यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएगा इस तरफ उस तरफ का। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, जो कि 12 नंबर में दिया गया है। स्टूडेंट्स इस प्रश्न के 6वें पार्ट में कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जब दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो हमें उन अनुपातों का वर्ग कर देना होता है, तो वह उस समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर है। यहाँ पर दिया गया है 4:9, यह दो त्रिभुजों समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो हमें क्या करना होता है, इसका वर्ग। तो यहाँ पर कर देंगे 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पर 9 का वर्ग हो जाएगा 81। बस यही क्या हो जाएगा, उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। भुजाओं का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो हमें वर्ग कर देना होता है और कुछ नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द नंबर, जिसमें 16:81 दिया गया है। फ्रेंड्स अब इस प्रश्न का जो 7वां पार्ट है इसमें कहा गया है पाइथागोरस प्रमेय भारत में निम्न गणितज्ञ द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर हमें बताना है पाइथागोरस प्रमेय भारत में निम्न गणितज्ञ द्वारा दिया गया था, मतलब भारत में किस गणितज्ञ के द्वारा पाइथागोरस प्रमेय दिया गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर बौधायन। बौधायन गणितज्ञ थे, हमारे भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में पाइथागोरस प्रमेय को दिया था। इस कारण से इसे बौधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, पाइथागोरस प्रमेय को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बौधायन। अब इसके 8वें पार्ट में कहा गया है सभी वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप का मतलब होता है जिसका रूप एक जैसा दिखाई दे। मतलब जो वर्ग होते हैं वह कैसे होते हैं, एक जैसे, मतलब उनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी तो जो दूसरा वर्ग है तो उसकी भुजाएं भी सभी बराबर होंगी। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पहले वर्ग की भुजाओं की माप और दूसरे वर्ग की भुजाओं की माप बराबर हो। समरूप में उनकी जो आकृति है उनका रूप एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब नंबर।
अब इसका जो अगला पार्ट है 9वां पार्ट, इसमें कहा गया है एक आदमी पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है और फिर वह उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक आकृति बनानी होगी, तो हम आकृति बनाकर आपको समझाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया था कि एक आदमी पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है अपनी प्रारंभिक बिंदु से, तो मान लीजिए वह इस बिंदु से पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है। तो पूर्व, यहाँ पर हमने दिशाओं का यहाँ पर चित्र बना दिया है, इस तरह से दिशाएं होती हैं। तो यहाँ पर पूर्व की ओर कितने मीटर चलता है, 12 मीटर, और इसके बाद जस्ट वहाँ से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर देता है, तो उत्तर की ओर वह 9 मीटर चलकर रुक जाता है। अब हमें बताना है कि वह जहाँ से चला था, इस बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से, अभी जहाँ पर है वह कितने मीटर पर स्थित है। तो हमें बेसिकली यह दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके इस भुजा का माप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ए, बी व सी दर्शा देते हैं और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर यह भुजा क्या हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर AC का वर्ग हो जाएगा बराबर AB के वर्ग और प्लस BC के वर्ग के बराबर। मतलब जो कर्ण का वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग कर दिया, तो यह बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम AC का वर्ग करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC का वर्ग हम पता नहीं है तो AC के वर्ग को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर AB का वर्ग करेंगे, AB यहाँ पर दिया हुआ 9, तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81, प्लस यहाँ BC का वर्ग करेंगे तो BC दिया हुआ है 12 मीटर, तो 12 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 144। तो यहाँ पर जब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 81 और 144 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 8 12, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 दिया हुआ है और 1 12 कहाँ से ला जाएगा, तो फिर से इधर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो यहाँ पर AC का वर्ग कितना आ गया, 225। अब हमें निकालना है AC, क्योंकि यहाँ से हमको इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो वर्ग तो हमें ज्ञात नहीं करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम AC ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा, इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से वर्ग हटता है तो यहाँ पर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ पर 225 अंदर हो जाएगा। अब 225 यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो इसके वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर AC बराबर कितना हो जाएगा, यह 225 का वर्गमूल यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 225 का वर्गमूल होता है यहाँ पर 15। तो यहाँ पर 15 मीटर जो आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, AC का मान, मतलब वह प्रारंभिक बिंदु से अभी जहाँ पर स्थित है वह 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर, जो कि 7 नंबर में दिया गया है। स्टूडेंट, इसका जो 10वां पार्ट है इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा समकोण त्रिभुज है यदि भुजाओं की लंबाई निम्न है। मतलब यदि जो भुजाएं दी हुई हैं, पहली भुजा, दूसरी और तीसरी भुजा, तो यहाँ पर यदि तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो कौन सी भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है A नंबर में 2, 3 व 4, तो यह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है। हम अभी कारण इसका बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है 6, 8, 10, जो कि 12 नंबर में दिया गया है। इसको देखते हैं क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 6, 8 और 10। तो यहाँ पर हम भुजाओं की माप के आधार पर समकोण त्रिभुज का निर्धारण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तीनों भुजाएं दी हुई हैं इसमें बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे। तो बड़ी भुजा 10 है, 10 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अन्य दो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्ग करके हम इसको जोड़ देंगे दोनों को। तो यहाँ पर 6 का वर्ग पहले करेंगे तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा, 36, और यहाँ पर जो 8 है तो 8 का वर्ग भी करेंगे तो 8 का वर्ग कितना आ जाएगा, 64। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो छोटी भुजाएं हैं इनके वर्गों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम 36 और इस 64 को जोड़ेंगे तो 36 और 64 का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 आ गया, जो कि क्या है, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो यदि ऐसा संबंध आता है तीनों भुजाओं में तो वह त्रिभुज
कैसा होगा, उन भुजाओं से के द्वारा निर्मित त्रिभुज कैसा होगा, वह एक समकोण त्रिभुज होगा, जो कि इन अन्य ऑप्शनों में दी हुई भुजाएं संतुष्ट नहीं करती हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ब नंबर हो जाएगा 6, 8, 10। स्टूडेंट्स, अब जो इसका अगला पार्ट है 11वां पार्ट, इसमें कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 वर्ग सेंटीमीटर और 16 वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसमें दिया हुआ दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः दिए हुए हैं। मतलब जो एक समरूप एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 वर्ग सेंटीमीटर, और जो दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, अब हमें क्या बताना है, भुजाओं का अनुपात बताना है। क्षेत्रफलों का अनुपात भी नहीं दिया गया है, क्षेत्रफल दिए गए हैं दोनों त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों के। तो हम क्या करेंगे, इसका जो भुजाएं हमें ज्ञात करना है, भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे तो भुजाओं का अनुपात निकल आएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ये तो निकल आए भुजाएं, इसकी संगत भुजाएं। अब हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनका अनुपात आ जाएगा दोनों समरूप त्रिभुजों का 3:4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ नंबर 3:4। फ्रेंड्स, अब इस प्रश्न के 12वें पार्ट में कहा गया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जहां AB बराबर 4√2 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो उनके कर्ण की लंबाई क्या होगी, हमें इसमें यह बताना है। तो जैसा कि यहाँ पर जो प्रश्न में कहा गया था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, चित्र के अनुसार यहाँ पर दर्शा दिया है। यहाँ पर कोण B 90 डिग्री का दिया हुआ है, और यहाँ पर जो AB भुजा दी हुई है वह हुई है 4√2 सेंटीमीटर। और साथ ही इसमें यह भी बताया गया था कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण है मतलब इसकी दो भुजाएं समान भी हैं। समान है मतलब जब AB यहाँ पर 4√2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जो इसकी एक और भुजा BC है यह क्या होगी, AB के बराबर होगी, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज भी दिया हुआ है। तो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली भुजा तो यह कर्ण हो जाएगी, तो यह तो सबसे बड़ी भुजा होगी। और जो अनंत भुजाएं हैं यही क्या होंगी, बराबर भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर जो जितनी यह भुजा दी हुई है उतनी ही लंबाई की यह होगी। तो यहाँ पर BC भी कितनी हो जाएगी, 4√2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मतलब जिस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर भी हों, ऐसा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए हम क्या करेंगे, AC का वर्ग, मतलब हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। AC का वर्ग हो जाएगा AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर। मतलब इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग करके हम यदि जोड़ दें तो यह कर्ण की वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर AC का वर्ग करेंगे, तो AC तो दिया नहीं गया है, AC हमको निकालना है। यहाँ पर आप AB का वर्ग और BC का वर्ग करेंगे। तो AB का वर्ग कितना दिया हुआ है, 4√2। तो यहाँ पर 4√2 इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, प्लस इसका भी वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर 4√2 हो जाएगा, इसका भी वर्ग। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो 4 का वर्ग 16, और यहाँ पर 2 का वर्ग भी हो जाएगा √2 का वर्ग। तो √2 का वर्ग कितना आएगा, 2, क्योंकि रूट और वर्ग आपस में कैंसिल होकर संख्या बस बचती है यहाँ पर। तो √2 का वर्ग हो जाएगा 2। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 4√2 का वर्ग, यहाँ पर 16 गुणा 2 मतलब 32, और प्लस यहाँ पर भी यही आ जाएगा 4√2 का वर्ग, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 16 गुणा 2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो 16 दूनी 32 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 32, 32 प्लस 32, तो 32 प्लस 32 कितना आ जाएगा 64। तो यह किसके बराबर चल रहा है, AC के वर्ग के बराबर। तो यहाँ पर AC का जो वर्ग है वह चला आएगा अभी इस किसके बराबर, 64 के बराबर। अब यहाँ पर AC का वर्ग कितना हो गया 64। अब हमें निकालना है AC की लंबाई, तो यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा 64 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग हटेगा तो सामने वाली संख्या में रूट चढ़ेगा। तो यहाँ से अब इसका 64 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर AC का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर AC का मान आ जाएगा, 64 का वर्गमूल होता है 8, तो AC का मान कितना आ जाएगा 8। तो 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, AC की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब इसका जो 13वां पार्ट है इसमें
कहा गया है किसी समबाहु त्रिभुज में यदि AD लंब हो BC पर, तो यहाँ पर जो यह संबंध दिए गए हैं 4 ऑप्शनों में, ये संबंधों में से कौन सा संबंध सत्य होगा। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर माप की हों, और यहाँ पर AD लंब दिया हुआ है BC पर। तो हमने प्रश्न में जैसा कहा गया था उसके अनुसार हमने यहाँ पर एक आकृति बना ली है। तो यहाँ पर इस आकृति में दिया हुआ था कि ABC क्या है, मतलब एक त्रिभुज है, वह क्या है, समबाहु त्रिभुज, मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर। तो हमने सभी भुजाएं बराबर माप की बना ली हैं। यह 2 सेंटीमीटर, यह भी 2 सेंटीमीटर, और यह भी 2 सेंटीमीटर, BC भी 2 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर AD को क्या कर दिया है, लंब AD डाल दिया है किस पर, BC पर। तो यहाँ पर यह 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वह सम्मुख भुजा को समान 2 भागों में विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर यह 2 सेंटीमीटर थी पूरी भुजा, तो यहाँ पर 1-1 हो जाएगी इस तरफ की इस तरफ की, क्योंकि सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं। जो 4 पार्ट दिए हुए हैं इसमें चारों ऑप्शन, इन हम ऑप्शनों को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको समझाएंगे कौन सा कथन इसका सत्य है, मतलब कौन सा जो पार्ट दिया हुआ है ऑप्शन वह सत्य है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ABD, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह कर्ण का वर्ग, क्योंकि इस त्रिभुज में यह क्या है, कर्ण है, यह लंब है, और यह क्या है, आधार है यहाँ पर। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग मतलब जो AB का वर्ग हो जाएगा, AB का वर्ग मतलब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यह तो हो गया कर्ण, कर्ण का वर्ग हो गया 4, और बराबर में लंब का वर्ग, तो लंब का वर्ग हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर AD का वर्ग ही लिखा रहने देंगे, AD का वर्ग। इसके बाद प्लस BD का वर्ग करेंगे, तो BD का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। अब हमें यहाँ पर AD का मान ज्ञात कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर AD की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1 को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा AD का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, AD का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 - 1, क्योंकि यह 1 इस तरफ आ जाएगा तो घट जाएगा 4 में से, इधर प्लस का है। तो अब यहाँ पर AD का वर्ग कितना आ जाएगा, यहाँ पर AD का वर्ग आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 आएगा। अब यहाँ पर AD का मान जब निकालेंगे तो AD का बराबर AD का मान आ जाएगा √3, क्योंकि यहाँ पर जब वर्ग हटाएंगे तो सामने वाली संख्या में रूट चढ़ जाता है। तो AD का मान कितना आ गया, √3। तो यह जो भुजा है यह कितनी आ जाएगी, √3। अब हमें क्या करना है, AD और AB इन भुजाओं का हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना है। इन ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में संबंध सही बैठता है, फिट। तो हम यहाँ पर यदि देखें जो सा नंबर दिया हुआ है ऑप्शन, तो सा नंबर में दिया हुआ है 3 AB का वर्ग बराबर 4 AD का। तो इसको हम सत्यापित करते हैं कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 AB का वर्ग, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, AB का वर्ग करेंगे, तो AB का वर्ग कितना दिया हुआ है, AB यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा। तो 3 गुणा AB का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, 4, और बराबर इस तरफ दिया हुआ है 4 AD का वर्ग, तो 4 लिखेंगे और AD का वर्ग करेंगे। तो AD कितना दिया हुआ है, AD यहाँ पर अभी हमने निकाला था √3, तो AD का वर्ग करना है चूंकि, तो यहाँ पर AD का वर्ग मतलब √3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको जब देखते हैं तो यह दोनों पक्ष के आ जाएंगे बराबर, यहाँ इधर भी बराबर 12 और इधर भी 12। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इसका सा नंबर दिया हुआ है ऑप्शन में वह कथन क्या है, सत्य है। कब, जब कोई समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें AD लंब दिया हुआ है BC पर, तब यहाँ पर हो जाएगा 3 AB का वर्ग बराबर 4 AD का वर्ग। और यदि आप इस ऑप्शन के अतिरिक्त अन्य ऑप्शनों को ट्राई करेंगे तो वह ऑप्शन संतुष्ट नहीं होंगे इस आकृति और इस कथन, इस प्रश्न के अनुसार। इसलिए इसका सही ऑप्शन सा नंबर ही सत्य होगा, मतलब सा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब इसका जो 14वां पार्ट है, इस पार्ट में कहा गया है समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध हैं। इसमें A नंबर में दिया हुआ है कोण 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 समरूपता, B नंबर में दिया गया है कोण कोण समरूपता, और सा नंबर में दिया गया है कोण भुजा कोण समरूपता।
और द नंबर में दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इसमें दिया हुआ है, एक तो दिया गया है एंगल 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 मतलब कोण कोण कोण, और दूसरा दिया गया है एंगल एंगल मतलब कोण कोण, और एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण। यह 3 प्रतिबंध दिए गए हैं और चौथे पार्ट में कहा गया है उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि यह तीनों प्रतिबंध समरूपता के प्रतिबंध हैं, मतलब समरूपता के लिए यह आवश्यक प्रतिबंध है, मतलब यह प्रतिबंध होने आवश्यक हैं समरूप त्रिभुजों के लिए। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द नंबर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। स्टूडेंट्स अब इसका 15वां पार्ट जो कि प्रश्न क्रमांक 1 का अंतिम पार्ट है, इसमें कहा गया है भुजाओं 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज होगा। मतलब हमें यह बताना है कि इन भुजाओं के द्वारा किस प्रकार का त्रिभुज निर्मित होगा, मतलब बनेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे भुजाओं के अनुसार। तो भुजाओं में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा है 17, तो 17 का वर्ग करेंगे यदि, तो 17 का वर्ग कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 का वर्ग हो जाएगा 289। अब यह तो बड़ी भुजा का वर्ग कर लिया हमने सबसे पहले। अब जो अन्य 2 भुजाएं बची हुई हैं, जो छोटी भुजाएं हैं, उनके वर्ग करके हम इनको आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले 8 का वर्ग कर लेते हैं, तो 8 का वर्ग आ जाएगा 64, और यहाँ पर 15 का वर्ग भी कर लेते हैं। 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग आ जाएगा 225। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन 2 छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे। तो दोनों यदि छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे वर्गों को, तो यहाँ पर कितना आता है, यदि जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, इनका जो योग हो जाएगा वह आ जाएगा 289। किन किन भुजाओं का योग आया 289, तो यहाँ पर इन भुजाओं के वर्गों का योग आया। मतलब हमने इन भुजाओं का वर्ग किया तो यहाँ पर इस तरह से आया। अब हमने इसको और इसको जोड़ दिया तो 289 आ गया, जो कि यह अकेली बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस प्रकार का त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है। तो इसलिए इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा वह समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर समकोण त्रिभुज। स्टूडेंट इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब हम प्रश्न 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्टूडेंट इस प्रश्न का जो पहला पार्ट है, इसमें कहा गया है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन दिया गया है सर्वांग सम और दूसरा दिया हुआ है समरूप। तो यहाँ पर सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ना कि सर्वांग सम। क्योंकि जो वृत्त होते हैं वह आकृति में कैसे होते हैं, गोल आकार के होते हैं। जैसे यह भी एक वृत्त है और यह भी एक वृत्त है, तो यह वृत्त क्या है, समरूप होंगे। क्योंकि समरूप के लिए क्या होना आवश्यक है, उनका रूप मतलब देखने में एक जैसी लगे। लेकिन सर्वांग सम होने के लिए उनका आकार है वह बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस वृत्त का आकार छोटा है, इस वृत्त का आकार बड़ा है, इसलिए यह सर्वांग सम वृत्त नहीं होंगे। सर्वांग सम होने के लिए इनका बराबर होना आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्योंकि सभी वृत्त चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वह क्या होगा, समरूप ही होगा। इसी प्रकार जो इसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी क्या दिया गया है, कहा गया है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए यह एक वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, और यह भी क्या है, एक वर्ग है। तो यहाँ पर इस वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर हैं और इस वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन यह आपस में जो इसकी माप है भुजाओं की वह अलग अलग है। क्योंकि यह इस वर्ग की भुजा क्या होगी, बड़ी होंगी, और इस वर्ग की भुजाएं छोटी होंगी। तो यह देखने में तो एक जैसे हैं आकृति, लेकिन इनका आकार अलग अलग है, इसलिए यह सर्वांग सम ना होकर समरूप होंगे। तो यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, समरूप। तो यहाँ पर इस खाली स्थान भर देंगे समरूप, और यहाँ पर भी क्या भर देंगे, समरूप। तो खाली स्थान में क्या भर जाएगा, समरूप। अब हम क्या करेंगे, जो अगला इसका पार्ट दिया गया है, इसमें क्या कहा गया, सभी त्रिभुज, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं।
तो सभी खाली स्थान त्रिभुज, मतलब इसमें ऑप्शन दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, तो इसमें सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो यहाँ पर यह त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं मतलब सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ पर यह भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो यह देखने में एक जैसे हैं, इसलिए क्या होंगे, यह समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुज तो कौन से होंगे, जो समबाहु त्रिभुज होंगे वह समरूप होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समबाहु, तो समबाहु ये धर भर देंगे। तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, जो सभी होते हैं, मतलब चाहे कोई भी समबाहु त्रिभुज हो वह क्या होंगे, समरूप होंगे। अब यहाँ पर चौथे पार्ट में कहा गया है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खाली स्थान होता है। तो जो दो समकोणिक त्रिभुज होते हैं, समकोणिक त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिन दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हो, मतलब जैसे यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, इसके संगत कोण मतलब जैसे इसका यह कोण है, इसका यह कोण, इसका यह वाला कोण है, इसका यह वाला कोण है, क्या है, संगत है। और यदि यह बराबर है, समकोण है, मतलब जो कोण क्या हो, समान हो, एक जैसे हो, तो दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। यहाँ पर इस प्रश्न में समरूपता की कसौटी को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर क्या हम इस खाली स्थान में भर देंगे, समान। तो यहाँ पर लिखेंगे चौथे पार्ट में समान, क्योंकि दो समकोणिक त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। स्टूडेंट्स, अब इसके 5वें पार्ट में कहा गया है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के खाली स्थान होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को, एक रेखा है यह, इस त्रिभुज में इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब यह और यह, इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा इस भुजा के अनुपात के बराबर, मतलब यह रेखा इस त्रिभुज की इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के साथ में क्या संबंध दर्शाएगी। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि यह आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से संबंधित कथन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यह भुजा इस भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, जो तीसरी भुजा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो यह रेखा है यह तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पर खाली स्थान में हम क्या भरेंगे, समांतर भर देंगे। स्टूडेंट्स, अब इसके 6वें पार्ट में कहा गया है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी संगत जो भुजाएं होंगी वह समान अनुपात में विभाजित होती हैं, मतलब समानुपातिक होती हैं। तो इसमें के खाली स्थान में क्या भर देंगे, संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक, समानुपातिक। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो खाली स्थान में हम समानुपातिक भर देंगे। अब जो इसका 7वां पार्ट है, इसमें कहा गया है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7वें पार्ट में बराबर, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके जो संगत कोण हैं वह हमेशा बराबर ही हुआ करते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में बराबर लिख देंगे। स्टूडेंट्स, अब इसके 8वें पार्ट में कहा गया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के खाली स्थान के अनुपात के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम भर देंगे वर्गों की, क्योंकि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 8वें पार्ट में वर्गों की। तो यहाँ लिख देंगे वर्गों की, क्योंकि वर्गों के अनुपात के बराबर ही होता है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर उसके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो यहाँ पर भर देंगे वर्गों की। स्टूडेंट्स, अब इसके 9वें पार्ट में कहा गया है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हों तो त्रिभुज खाली स्थान होंगे। तो स्टूडेंट, वह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि यदि उनकी भुजाएं समानुपातिक हैं तो वह त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर खाली स्थान भर देंगे समरूप।
स्टूडेंट्स अब इसके 10वें पार्ट में कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16:9 का अनुपात है तो उनकी संगत भुजाओं में खाली स्थान का अनुपात हो। तो स्टूडेंट्स जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16:9 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा। तो भुजाओं में अनुपात क्या हो जाएगा, इनके जो वर्गमूल है वह निकाल लेंगे तो भुजाओं के अनुपात निकल आएगा। और यदि हमें भुजाओं का अनुपात दिया होता, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना होता तो हम वर्ग कर देते। तो यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात से भुजाओं का अनुपात निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और यहाँ पर 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा, इनका 4:3 हो जाएगा इनकी भुजाओं का अनुपात, जो कि संगत भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 10वां पार्ट में लिखेंगे हम 4:3। स्टूडेंट्स अब इसके 11वें पार्ट में दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात खाली स्थान होगा। प्रश्न में कहा गया है इनकी भुजाओं का अनुपात 9:11 है तो हमें इसमें क्या बताना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों के अनुपात के लिए इसका वर्ग कर देंगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और यहाँ पर हो जाएगा 11 का वर्ग 121। तो यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 81:121। यदि हमसे क्या पूछा जाए क्षेत्रफलों के अनुपात से भुजाओं का अनुपात तो हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे और यदि हमें भुजाओं के अनुपात से क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है तो इनका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर 81:121 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 11वें पार्ट में खाली स्थान भर देंगे 81:121। यह क्या हो जाएगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो। स्टूडेंट्स अब हम प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी दी हुई हैं उनको हम मिलान करेंगे सही विकल्पों के साथ। तो यहाँ पर जो दिया गया है नंबर 1 में त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें जो दिया हुआ है द नंबर में समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर इसका सही जोड़ी मिलान कर जाएगी द नंबर से। तो द नंबर में क्या दिया हुआ है, समबाहु। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है इसमें पार्ट, इसमें कहा गया है आधारभूत अनुपातिक या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका जो जोड़ी है इसकी तो वह आ नंबर से मैच कर जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से इसकी जोड़ी मैच करा देंगे। अब यहाँ पर जो अगला दिया गया है इसका पार्ट तीसरा, इसमें कहा गया है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे समरूप। तो समरूप हमारा ऑप्शन ब में दिया गया है। तो ब नंबर यहाँ इस ऑप्शन से क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। तो ब नंबर में दिया हुआ है समरूप। अब इसका जो अगला पार्ट है इसमें कहा गया है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें सा नंबर में दी हुई है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज की एक भुजा कर्ण, तो उसका वर्ग लंब और आधार इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो इसका सा नंबर है इसमें दिया हुआ है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मतलब जो इसकी सबसे लंबी भुजा होती है इसका वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो हमने इसकी जोड़ी सा नंबर से मैच करा दी है पाइथागोरस प्रमेय की। अब यहाँ पर जो इसका अगला पार्ट दिया गया है 5 में, इसमें कहा गया त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं कैसी होती हैं, इसमें दिया हुआ है इसके ऑप्शन फा नंबर में संगामी होती हैं। अब यहाँ पर जो इसकी जोड़ी मैच कर जाएगी तो वह फा नंबर से मैच कर जाएगी। यहाँ लिखेंगे संगामी। अब संगामी क्या होती हैं इसको भी जान लेते हैं। तो संगामी के लिए हम यहाँ पर एक चित्र उठा लेते हैं, आकृति। तो संगामी यहाँ पर आप इस आकृति से समझ सकते हैं। जैसे यह एक त्रिभुज है तो इसकी यह क्या हो जाएंगी, माध्यिका। माध्यिका मतलब
किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह माध्यिका होती है। इस शीर्ष की सम्मुख भुजा यह है, इसको मिलाने वाली यह रेखा क्या है, माध्यिका। तो इस तरह से यह भी एक क्या हो जाएगी, माध्यिका, और यह भी एक माध्यिका। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी सभी माध्यिका एक बिंदु पर संगम करती हैं। संगम का मतलब क्या होता है, मिलती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती हैं, संगामी होती हैं, मतलब एक ही बिंदु पर मिलती हैं, संगम बनाती हैं। तो इसलिए इसकी जोड़ी संगामी से मैच कर जाएगी, क्योंकि त्रिभुज की माध्यिका संगामी हो। अब यहाँ पर छठवें पार्ट में दिया गया है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो अनुपातिक होती हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसकी जोड़ी मैच करा देंगे ई नंबर से। तो यहाँ पर लिख देंगे अनुपातिक। इस तरह से हमने इसकी जोड़ियों को सही सही मिलान कर दिया है।